बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकियल एस्थमा। ब्रोंकियल एस्थमा ये क्या है? अगर आप इस पिक्चर में देख ले तो यहाँ से यहाँ तक जितना एरिया है इसको कहते हैं ट्रेकियोब्रेकियल ट्री। जब इसी ट्रेकियोब्रेकियल ट्री में कंस्ट्रक्शन आ जाए मगर वो कंस्ट्रक्शन रिवर्सिबल हो और एपिसोडिक हो, इसको कहते हैं हम ब्रोंकियल एस्थमा। वो ये कंस्ट्रक्शन किस तरह आती है? ये कंस्ट्रक्शन इस तरह आती है जब भी कोई स्टिमुलाई, वो स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। जब इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से हमारा अंदर का सिस्टम क्या करे, हाइपर एक्टिविटी ज़ाहिर करें और उसी हाइपर एक्टिविटी से कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो जाए ट्रेकियोब्रेकियल ट्री में, मगर वो कंस्ट्रक्शन एपिसोडिक और रिवर्सिबल हो, इसको कहते हैं हम एस्थमा। It is an episodic reversible construction of the tracheobrachial tree due to its hyperactivity toward variety of stimuli, external or internal। यहाँ ये एक्सटर्नल को आप मिटा सकते हैं, आप इंटरनल लिख लीजिए। एयरवे को अगर हम देखें तो नोज से शुरू होती है नेज़ोफेरिंक्स, नोज़ोफेरिंक्स से ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स से लेरिंक्स और लेरिंक्स से फिर ट्रेकिया। ट्रेकिया फिर डिवाइड होती है राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई में, फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, और डिवाइड और रीडिवाइड होती है जब तक इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर तक ना पहुंच जाए। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे का जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम कंडक्टिंग जोन और यह एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्रेजेंट होता है। अब कंडक्टिंग टर्मिनल ब्रोंक्यूल से नीचे का जो हिस्सा इसको कहते हैं रिस्पायरेटरी एसिनस या रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। इसके अंदर दो चीज़ें शामिल है, को कहते हैं एल्वियोलाई, दूसरे को कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। और यहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जो है आपको पता है कि इन दोनों का जो इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस है वो है पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर दो ही डिजीज़ बड़े कॉमन है, को कहते हैं एस्थमा, दूसरे को कहते हैं सीओपीडी। एस्थमा जो है वो एपिसोडिक और रिवर्सिबल है और सीओपीडी जो है वो इरिवर्सिबल है। अब पीएफटी में चेंजेस हम आगे पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या होता है। एस्थमा जो है वो 2 टाइप का है। 95% जो है एक्सट्रिंसिक एस्थमा है और 5% जो है वो इंट्रिंसिक एस्थमा है। सबसे ज़्यादा, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन है वो है एक्सट्रिंसिक एस्थमा, और वो क्या है, इट्स एलर्जिक एस्थमा। इट्स अब ये जो हमने कहा था कि जितने भी स्टिमुलाई है वो स्टिमुलाई क्या है, वो एलर्जेंस है। अब वो एलर्जन क्या होते हैं, डस्ट एलर्जन भी हो सकते हैं, पोलन है, स्पोर्स है। स्पोर्स के अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है अप्पा एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ये एक फंगल है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट से। ऑक्यूपेशनल में आप किसी फैक्ट्री में कहते हुआ कि केमिकल से, फ्यूम से, फाइबर से, इन चीज़ों से इस्तेमा हो सकती है। फिर डोमेस्टिक में घर में क्या हो सकता है, कारपेट से, सोफ़ा से और कार्टन से ये हो सकती है। अब वो एस्थमा जो वीकेंड पर, जो छुट्टियों पर ठीक हो जाए, इसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल एस्थमा। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट के अंदर 3 चीज़ें शामिल है, वो है एक है एजेंट, दूसरा है होस्ट और तीसरा है एनवायरनमेंट। अब एजेंट को अगर देखा जाए तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट सबसे अच्छा जो एक्सप्लेन करता है वो क्या चीज़ है, वो है एस्थमा। अब एस्थमा में एजेंट क्या है, एजेंट है एलर्जन, जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है। उसके बाद आती है होस्ट। होस्ट वो होस्ट जिसके बॉडी के अंदर, जिसके मैक्रोपेज के ऊपर HLA-DR1 जीन प्रेजेंट हो। अब ये HLA जीन जो है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ये जीन जो है ये एंटीजन के लिए HLA जीन है, यही जीन हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब HLA जीन के सब टाइप्स है, HLA-A, HLA-B, HLA-C और एक है HLA-D। HLA-D1। अब D के फिर सब टाइप्स है HLA-DR, DP एंड DQ। लेकिन वो पर्सन जिसकी मैक्रोपेज के ऊपर HLA-DR1 जीन होगा, उन लोगों में एस्थमा प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त और भी है कि एनवायरनमेंट ज़रूरी है। एनवायरनमेंट आप इस तरह समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कपल है, उसकी 2 बेटे हैं, एक पाकिस्तान में है और दूसरा चला गया यूरोप में।
अब पाकिस्तान में जो हमारी तरह बेचारा रह गया है वो हमेशा किस चीज़ से, डस्ट और पोलन से कांटेक्ट में है, और जो जेनेटिकली है HLA-DR1 है वो तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। तो इसको क्या होगा, इसको सबसे पहले क्या होगा, एस्थमा प्रोड्यूस है। लेकिन वो मोहतरम जो यूरोप में है उसको एस्थमा प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो इसी इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोजर में नहीं है, क्योंकि वहाँ ना डस्ट है ना पोलन है, तो इस वजह से उसको एस्थमा प्रोड्यूस नहीं होगी। जबकि पाकिस्तान में जो 22 का रह रहा है उसमें एस्थमा अर्ली एज में होगा। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट है और ये सबसे अच्छा जो डिजीज़ एक्सप्लेन करती है वो है एस्थमा। अब आते हैं पैथोजेनेसिस के ऊपर। पैथोजेनेसिस में अगर आप देखें तो दो ही फेजेस है, को कहते हैं इनिशियल फेज़, दूसरे को कहते हैं लेट फेज़। इनिशियल फेज़ जो है इसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फर्स्ट रन करती है और ये एक एलर्जिक रिएक्शन से ये 5 से 30 मिनट के अंदर स्टार्ट होती है और 60 मिनट के अंदर ख़त्म होती है। अब 60 मिनट के अंदर क्यों ख़त्म होती है? क्योंकि इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हिस्टामिन, और हिस्टामिन को हिस्टामिनेस एंजाइम 1 घंटे के अंदर डिग्रेड करती है, ख़त्म करती है, मेटाबोलाइट करती है। अब वो पेशेंट जिसके मैक्रोपेज के ऊपर HLA-DR1 जीन है, जैसे ये डस्ट आता है उनके साथ बाइंड करता है। अब ये मैक्रोपेज जनाब आगे जाता है और किंग ऑफ इम्यून सिस्टम जो है टी लिम्फोसाइट को ख़बर देता है। टी लिम्फोसाइट हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करता है और टी हेल्पर सेल साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं। साइटोकाइन कौन कौन से? इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। यही से ही इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ होती है। ये बीटा लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं। बीटा लिम्फोसाइट आगे प्लाज्मा सेल को स्टिमुलेट करता है और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनती है। कौन सी एंटीबॉडी बनती है? IgE एंटीबॉडी बनती है। यही IgE एंटीबॉडी आती है और हमारे मेस सेल के साथ बाइंड करती है। जिस चीज़ के साथ फर्स्ट टाइम बाइंड करती है इस सेंसिटाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगर आपने सुना होगा कि कोई पेशेंट कहता है कि मुझे प्लाची से एलर्जी है या प्लाची परफ्यूम के साथ या किसी और चीज़ के साथ मैं सेंसिटिव हो, तो यही सेंसिटाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। जैसे ही दोबारा कोई डस्ट आता है, कोई एलर्जन आता है, तो वो मैक्रोपेज, टी हेल्पर सेल्स और इंटरल्यूकिन 4 ये सारी किस्से जो है फिर वो ये रास्ता तय नहीं करता, बल्कि जब भी कोई डस्ट आता है सीधा वो डस्ट आता है और मेस सेल के साथ बाइंड होता है। जैसे ही मेस सेल के साथ बाइंड होता है तो यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और हर बार यहाँ आने से, क्योंकि एलर्जिंग को तो डस्ट को तो हर बार आना होता है, जब बार बार आने से मेस सेल को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही मेस सेल के साथ क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होती है तो मेस सेल क्या होता है, रप्चर होता है या डीग्रेनुलेशन करता है और इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो ग्रेन्यूल्स क्या है, वो हिस्टामिन है, वो हिस्टामिन रिलीज़ करता है। जिस हिस्टामिन रिलीज़ करता है हिस्टामिन सीधा जाता है और अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। अपने रिसेप्टर के साथ कहाँ पर बाइंड करता है? ब्रोंकियल स्मूथ मसल में और ब्रोंकियल ग्लैंड्स में। जब भी ब्रोंकियल स्मूथ मसल के साथ ये बाइंड करता है तो पहला काम इसका है ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन, और ब्रोंकियल ग्लैंड के साथ जब बाइंड करता है तो इसका काम है ब्रोंकियल ग्लैंड सिक्रेशंस। अब अगर इस पिक्चर में आप देखें तो ये नॉर्मल ब्रोंकियल स्मूथ मसल से, और ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है। किस चीज़ की वजह से? हिस्टामिन के रिलीज़ की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन भी ज़्यादा होगी और साथ में ये एक काम और भी करता है, लेकिन वह इसका एस्थमा पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। लोकल वेज़ोडाइलेशन भी करता है और इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी करता है एनाफाइलेटिक शॉक में, और ये उन लोगों में करता है जिन लोगों में कोई ड्रग एलर्जी चल रही हो। इन दोनों का एस्थमा के साथ कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ब्रोंकियल एस्थमा के अंदर एंटीहिस्टामिन का कोई रोल नहीं है। अब ब्रोंकियल एस्थमा के अंदर एंटीहिस्टामिन का कोई रोल नहीं है, क्यों? इसलिए कि 1 ही घंटे के अंदर क्या होता है, हिस्टामिनेस के एंजाइम से वो डिग्रेड होता है। अब जाते जाते हिस्टामिनेस एक ऐसी चिंगारी छोड़ देता है, ऐसे आग लगा लेता है कि फिर उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करता है, वो जाने से पहले अपना निशान छोड़ देता है, लेट पेस को स्टिमुलेट करता है। ये लेट पेस क्या है? अब ये 2 से 8 आवर के अंदर शुरू होता है और महीनों और हफ्तों तक जारी रहता है।
अब जब ही हिस्टामिन डिग्रेड होता है तो उससे पहले क्या करता है, फास्फोलाइपेज A2 को स्टिमुलेट करता है। जैसे ये फास्फोलाइपेज A2 को स्टिमुलेट करता है, ये आगे जाके हमारे सेल के अंदर जो सेल वाल है, सेल वाल जो फास्फोलिपिड से बना है, ये उस फास्फोलिपिड को क्या करता है, तोड़ता है। जब ही फास्फोलिपिड को तोड़ता है तो उससे एराकिडोनिक एसिड रिलीज़ करता है। यही एराकिडोनिक एसिड आगे जाके लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे के अंदर दाखिल होता है। लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम की मदद से ये एराकिडोनिक एसिड 5-HPETE एक अनस्टेबल एलिमेंट होता है, उसमें कन्वर्ट होता है। फिर एक चेंज होता है लिकोट्राइन A4 में। फिर लिकोट्राइन A4 जाता है B4 में, चेंज होता है C4, D4 और E4 में चेंज होता है। लिकोट्राइन B4 क्या करता है, ये एक कीमोटैक्सिक है आफ्टर WBC। ये और जो WBC है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इनको स्टिमुलेट करता है। और ये जो C4, D4, E4 है, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं SRSA, स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस। अब ये हिस्टामिन जो हिस्टामिनेज एंजाइम की मदद से डिग्रेड हुआ था, अब ये SRSA स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस वर्क लाइक हिस्टामिन। अब ये हिस्टामिन की तरह काम करता है। हिस्टामिन ने उधर पहला काम क्या किया था, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन किया था। अब ये भी क्यों कंस्ट्रक्शन करता है, उसने ब्रोंकियल ग्लैंड की सिक्रीशन ज़्यादा की थी। अब ये SRA ये भी ये करता है और वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, लेकिन उसका अस्थमा के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो SRSA इज़ वर्क लाइक अ हिस्टामिन, तो फिर ये हिस्टामिन की तरह काम करता है। अब अगर अस्थमा के अलावा बॉडी में कोई और इन्फेक्शन चल रहा हो, जैसे रोमाटाइड आर्थराइटिस या कोई और इन्फेक्शन चल रहा हो, तो एराकिडोनिक एसिड क्या करता है, ये साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे में दाखिल होता है। लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे के बजाय साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे में एंटर होता है। यही साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे क्या करता है, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम की मदद से एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में कन्वर्ट करता है। अब इन दोनों का अलग अलग काम है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन H2 क्या काम करता है। लेकिन अब अगर यहाँ पर हमने ये पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, तो यहाँ पर ड्रग को समझना बहुत ज़रूरी है। अब स्टेरॉयड एसिड ड्रग है जो फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करती है। जब फास्फोलाइपेज A2 इनहिबिट होगा तो फास्फोलिपिड नहीं टूटेंगे, एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा, लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे नहीं होगी, SRSA ये नहीं होगा और ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन और सिक्रेशन नहीं होंगे। तो ये जो फास्फोलाइपेज A2 है, ये स्टेरॉयड इसको इनहिबिट करती है। तो स्टेरॉयड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया कि स्टेरॉयड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करती है। अब लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे को वो ड्रग जो लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट करती है वो क्या है, वो मंटील्यूकास या ज़ेपरल्यूकास है, लिकोट्राइन इनहिबिटर है। लिकोट्राइन इनहिबिटर लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट करती है। जैसे को इनहिबिट करेगी तो SRSA स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्टिक्स नहीं होगा। जब भी ये नहीं होगा, तो जब भी लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे इनहिबिट होगा तो स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्टिक्स नहीं बनेंगे तो हिस्टामिन जैसा काम नहीं होगा, यानी इट मीन्स कि अस्थमा नहीं होगी। अब अगर बॉडी के अंदर कोई ऐसी और चीज़ इन्फेक्शन चल रही है और आपने उसको साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट करता है, तो साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को जो ड्रग इनहिबिट करती है वो है NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब एक बुक में पढ़ रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि NSAID जो है कौन सी लिपिड को ज़्यादा करती है। तो फिर हम कंफ्यूज हो गए थे कि कौन से लिपिड को ये ज़्यादा करती है। तो NSAID जो है ये एराकिडोनिक एसिड को ज़्यादा करती है, क्योंकि ये साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे के अंदर दाखिल नहीं होगा और प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और H2 इन चीज़ों में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो ये ज़्यादा होंगे। तो ये एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि NSAID से क्या होगा, एराकिडोनिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ेगा। ठीक है। अब ये
आप इधर ये एक आपने ये बात याद रख ली ना कि इलेक्ट्रॉनिक बढ़ेगा, जब एनसेड होगा साइक्लोऑक्सीजनेज को वो इनहिबिट करेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, जितना भी एराकिडोनिक एसिड है वो लाइपोऑक्सीजनेज में दाखिल होगा, जितना ऑक्सीजन उधर में दाखिल होगा तो इस RSA प्रोड्यूस होगा और फिर ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होगी और ब्रोंकियल ग्लैंड सेक्रेशन होगा। तो एनसेड जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या करती है, इस RSA के प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है और अस्थमा को एक्सरबेट करती है। अब यहाँ एक खूबसूरत सी नोट लिखी गई है कि एक्सट्रिंसिक ब्रोंकियल एस्थमा इज़ अ प्योर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, दैट्स वाई द ड्रग ऑफ चॉइस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के अंदर इंटरल्यूकिन इनहिबिटर जो ऑलरेडी मैंने कहा जो लाइपोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करती है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन H2 जो साइक्लोऑक्सीजनेज में बनता है ये क्या काम करता है। अब इसके थोड़े से काम है, हम इसको समझते हैं। ये सबसे पहले क्या करता है, WBC के ऊपर जाता है। WBC में जब जाता है तो क्या करता है वो वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और PGE2 अल्फ़ा इसको क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, इसको रिलीज़ करता है। इसका फंक्शन क्या है, पेन, फीवर, इनहिबिट HCl प्रोडक्शन फ्रॉम द स्टमक। अब आप इसको समझ लेना कि ये WBC में इसका फंक्शन ये है कि ये इनहिबिट HCl प्रोडक्शन करता है। जब भी आप इस ड्रग को इनहिबिट करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 को इनहिबिट करेंगे तो यहाँ से ये PGF2 अल्फा ये तो रिलीज़ नहीं होगा, तो HCl की रिलीज़ जो है वो इनहिबिट नहीं होगी, वो HCl क्या होगा, HCl ज़्यादा होगा। नतीजे में क्या होगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो इनसेड की एक साइड इफ़ेक्ट ये हो गई कि क्या करेगा, ये पेप्टिक अल्सर डिसीज़ करेगा। अब आगे जाके क्या करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को स्टिमुलेट करता है। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है, क्या करता है, ये प्रोमोट थ्रोम्बोक्सिन प्राइमली क्या करता है, प्रोमोट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। दूसरा काम क्या करता है, काज वेजोडाइलेशन करता है। तीसरा काम क्या करता है, कंट्रीब्यूट टू क्लॉट स्टेबलाइजेशन और क्लॉट की मदद में रखा। दूसरा करता है काज ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन और ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को रिलीज़ करता है और उसका काम क्या है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है और वेजोडाइलेशन करता है। यानी प्रोस्टासाइक्लिन जो है ये ब्लीडिंग को बढ़ाता है और थ्रोम्बोक्सिन A2 इसको इनहिबिट करता है। अब एस्पायरिन को क्या देख लेगा, ये एक एनसेड है जिसका काम क्या है, ये एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीप्लेटलेटिक है। इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो क्या है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ ऑलरेडी हमने इधर पढ़ा, और एस्थमा वो जो मैंने उधर आपको पढ़ाया कि सारी क्या करता है, जो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जब इनहिबिट होगा तो सारा एराकिडोनिक एसिड लाइपोऑक्सीजनेज में दाखिल होगा और RSA की जो प्रोडक्शन है वो उसको फिर क्या डबल करेगी। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ एस्पायरेशन इंड्यूस्ड एस्थमा, एस्पायरेशन इंड्यूस्ड एस्थमा क्या चीज़ है। एस्पायरेशन इंड्यूस्ड एस्थमा ये क्या है, ये इंट्रिंसिक एस्थमा है। एस्पायरिन क्या करता है, ये क्या है, डबल आप RSA प्रोडक्शन को डबल करता है। अब आती है इंट्रिंसिक एस्थमा। एक्सट्रिंसिक एस्थमा तो हमने पढ़ा कि 95% है और एलर्जन की वजह से आता है। अब इंट्रिंसिक एस्थमा क्या है, इंट्रिंसिक एस्थमा कब होता है, जब भी ट्रॉमा होता है, ट्यूमर होता है, इस्कीमिया होता है। कहाँ का, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस को ये सारी चीज़ें इसको इफ़ेक्ट करेगी। हाइपोथैलेमस आगे क्या इफ़ेक्ट करेगा, जब भी ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन करेगा। ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन आपको पता है कि दो ही सिस्टम में है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। अब इन दोनों का ब्रोंक्यूल में क्या काम है, सिंपैथेटिक के B2 रिसेप्टर है और उसका काम क्या है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल के ऊपर प्रेजेंट होती है और उसका काम होता है ब्रोंक्यूल डायलेशन। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए मस्करीन रिसेप्टर है ब्रोंकी के ऊपर और उसके ब्रोंकियल स्मूथ मसल के ऊपर प्रेजेंट होता है और उसका काम क्या है, ब्रोंकियोल कंस्ट्रक्शन। अब उन लोगों में जिसमें हाइपोथैलेमस की ट्रामा ट्यूमर और इस्कीमिया की वजह से कोई पैथोलॉजी मौजूद हो, जब भी उनको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, इमोशंस होती है या वो एक्सरसाइज करते हैं
तो उन लोगों में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओवर ड्राइव होती है। उसी ओवर ड्राइव की वजह से क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की ज़्यादा होने से इंट्रिंसिक एस्थमा प्रोड्यूस होता है। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओवर ड्राइव के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के लिए ये कौन सी ड्रग, ये पैरासिम्पेथेटोलाइटिक ड्रग है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के साथ आपने दो बात याद करने के साथ, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंट्रिंसिक एस्थमा एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी या हिस्टोलॉजी के ऊपर। अगर आप देख लें तो अगर ब्रोंकाई की हिस्टोलॉजी को पढ़ ले तो इनसाइड से आउटसाइड के ऊपर अगर हम आ जाए तो इसका है, ये है म्यूकोज़ा। म्यूकोज़ा क्या है, अगर आप इस साइड पर देख ले तो ये क्या है, ये म्यूकोज़ा है। म्यूकोज़ा क्या है, इसके अंदर क्या है, ये सिलिएटेड कॉलम अंदर एपिथेलियम है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये एपिथेलियम है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। उसके बाद फिर आती है सब म्यूकोज़ा। ये जो सब म्यूकोज़ा है, सब म्यूकोज़ा के अंदर ब्रोंकियल ग्लैंड है और ब्लड वेसल्स है। फिर उसके बाद आते हैं मस्कुलरिस, ये मस्कुलरिस है। और फिर उसके बाद आते हैं एडवांटेशिया। ये म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा, मस्कुलरिस, इन तमाम चीज़ों पर एस्थमा का इफ़ेक्ट होता है, मगर एडवांटेशिया के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब इसमें म्यूकस प्लग बनते हैं। म्यूकस प्लग क्या चीज़ है, म्यूकस प्लग के बारे में आप इतना याद रखें कि जब भी WBC और एजिनोफिल्स आते हैं इसमें शामिल होते हैं। इसमें जो एपिथेलियल डैमेज होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं और इसमें क्रशमैन स्पाइरल्स बन जाते हैं। ये क्रशमैन स्पाइरल क्या चीज़ है, ये ब्रोंकियल ग्लैंड म्यूकस फ्लक्स है। ये जो ब्रोंकियल ग्लैंड से जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है उससे बन जाता है। और चार कोटिलेडोनस क्रिस्टल होते हैं। चार कोटिलेडोनस क्रिस्टल क्या है, डायमंड शेप प्रोटीन WBC। ये क्या है, ये डायमंड शेप के प्रोटीन होते हैं जो एजिनोफिल से बन जाते हैं। ठीक है। अब अगर इस पिक्चर में आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि एस्थमा की हिस्टोपैथोलॉजी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये किस तरह होते हैं, क्या होता है, यहाँ एजिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। स्माउथ मसल की क्या होती है, ओवर ग्रोथ होती है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस हो जाती है। यहाँ ये जो थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, ये थिक हो जाती है। और जो गॉबलेट सेल है, गॉबलेट की मेटाप्लेजिया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव म्यूकस होता है और क्रशमैन स्पाइरल बनते हैं। क्रशमैन स्पाइरल किस चीज़ में मिल जाते हैं, हमें स्पूटम में मिल जाते हैं। इस ये म्यूकस प्लग है और क्या कहते हैं, जो एल्यूरल एपिथेलियम से बने होते हैं। और चार कोटिलेडोनस क्रिस्टल होते हैं, ये एजिनोफिलिक प्रोटीन्स है। अगर आप क्रशमैन स्पाइरल के देखें, ये क्रशमैन स्पाइरल का पिक्चर्स है और ये चार कोटिलेडोनस क्रिस्टल का पिक्चर है और ये दोनों हमें स्पूटम में मिल जाती है। तो ये ब्रोंकियल एस्थमा की हिस्टोलॉजी थी। अब आती है इसके क्लिनिकल फ़ीचर के ऊपर। क्लिनिकल फ़ीचर में अगर आप देखें तो पेशेंट क्या होगा, लेस देन 35 ईयर होगा। और पेशेंट क्या होगा, नॉन स्मोकर होगा और मेल और फीमेल दोनों में ये चीज़ हो सकती है। इसमें क्या होगा, चेस्ट टायर्डनेस होगा या चेस्ट पेन होगा, डिस्निया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और वीज होगा। विस्लिंग साउंड होगी जिसको हम बगैर स्टेथोस्कोप की सुनेंगे। कफ होगा और स्पूटम होगा। स्पूटम किस तरह होगा, वाइट स्पूटम होगा। अब COPD और एस्थमा दोनों जो है ये क्या है, दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। ये दोनों डिजीज़ में जो मेन डिफरेंस है वो एज का है। एज का ये कि COPD का पेशेंट मोर देन 35 ईयर का होगा और स्मोकर होगा। और क्लिनिकल फीचर और एस्थमा का पेशेंट 35 एज से कम होगा और नॉन स्मोकर होगा। ठीक है। और उसमें एडिशनल क्या बात है, एडिशनल बात ये है कि जो एस्थमा का पेशेंट होगा उसमें वेरिएशन ऑफ सिम्टम्स, नाइट सिम्टम्स ये होंगे, जबकि COPD में ये चीज़ें नहीं होंगी। अब आते हैं सिम्टम्स ऑफ एस्थमा को। अगर आप इस पिक्चर से भी देख सकते हैं क्या होगा, फीलिंग टायर्ड, स्लीप प्रॉब्लम, एलर्जीज, लेबर ब्रीदिंग, फ्रीक्वेंट कपिंग, वीजिंग, चेस्ट पेन और कॉमन कोल्ड। ये चीज़ें ना आपको कब मिल जाए, इसमें एलर्जी मिल जाती है आपको ना, जैसे बॉडी की एलर्जी और किसी और जगह की, तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी भी मिल जाती है।
अब COPD और अस्थमा के बीच में एक डिफरेंस ये भी है कि एलर्जी इसके इस्तेमाल के साथ अदर एलर्जीज़ भी होती है, जैसे स्किन एलर्जी, फूड एलर्जी, ड्रग एलर्जी। 70% रिनाइटिस इसमें होता है, जैसे ना फ्लू लाइक सिम्टम्स, रिपीटेड स्नीजिंग, रनी नोज एंड पोस्ट नेजल ड्रिप। फिर आते हैं इसके एग्ज़ामिनेशन के ऊपर। तो जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में आपको टेकीपनिया मिल जाता है और टेकीकार्डिया मिल जाता है, ठीक है। चेस्ट में अगर आप देखें तो इसमें आप इंस्पेक्शन पर डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट बायलैटरली मिल जाता है। पल्पेशन पे आपको भी मूवमेंट कम मिल जाती है। परकशन जो होगा रेजोनेंट होगा, परकशन विल बी नॉर्मल। और एयरवे जो होगा, जो एयरवे एंट्री है वो क्या होगी, वो बायलैटरल आपको रोंकाई मिल जाएंगी। कहाँ पर मिल जाएगी, आल लंग फील्ड, लंग के तमाम फील्ड्स में आपको रोंकाई मिलती है। अब ब्रोंकियल जो अच्छा जी, परकशन आपको रेजोनेंट मिल जाता है। पहले भी ये कंसेप्ट मैंने बार बार आप लोगों को समझाई है कि ब्रोंकियल अस्थमा इज अ डिफ्यूज प्रोसेस, सो चेस्ट एग्जामिनेशन पार्टनर शुड बी बायलैटरल, आपको बायलैटरल मिल जाते हैं। ये जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से जो रोंकाई प्रेजेंट होती है वो आपको बायलैटरल मिल जाती है। लेकिन अगर आपको कहीं भी जगह पर यूनिलेटरल रोंकाई मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूनिलेटरल ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है। अब इन्वेस्टिगेशन पर हम आ जाए तो आपको चेस्ट एक्सरे क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। अब आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है, ये चेस्ट एक्सरे है। जिस चेस्ट एक्सरे के अंदर क्या है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। ट्रेकिया अपनी जगह पर है, लंग्स अपनी जगह पर है, ठीक है ना। हार्ट जो है वो डायलेट नहीं हुआ है। कोस्टोपेरेनिक एंगल, ठीक है, यहाँ डायफ्राम अपनी जगह पर है। तो ये कोस्टोपेरेनिक एंगल जो है वो भी अपनी जगह पर है। तो ये एक नॉर्मल एक्सरे है। तो अस्थमा के अंदर आपको क्या मिल जाती है, आपको एक्सरे चेस्ट एक्सरे नॉर्मल मिल जाएगी। CBC के ऊपर आपको इजिनोफिल्स मिलेंगे और सीरम IgE आपको ज़्यादा मिलेगा। आप अगर इस रिपोर्ट में देखें तो ये एक पेशेंट का रिपोर्ट है जो एस्थमेटिक है। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, इजिनोफिल्स को आप देख ले तो नॉर्मल 0.29 है और आपको 0.47 मिल जाता है। फिर आप इसको IgE को देख ले तो IgE नॉर्मल 60 है और आपको 210 तक मिल जाएगी। तो ये एक एस्थमेटिक पेशेंट का CBC रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा जी, सारी चीज़ें सबूतों के साथ होगी इंशाल्लाह। फिर स्पूटम एग्ज़ाम हम करेंगे। स्पूटम एग्ज़ाम में इजिनोफिल मिल जाता है, स्क्वेमेटेड एपिथेलियल सेल्स, क्रशमेंट फायरल्स और चारकोट लैडन्स, ये ऑलरेडी हमने पढ़े हैं उधर, ठीक है। फिर ABGs करते हैं, एर्टिरियल ब्लड केस, उसमें आपको क्या मिल जाती है, हाइपोक्सिया मिल जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी नॉर्मल। इट मींस कि ये क्या है, ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है। टाइप 1 रेस्पिरेटरी ऑल पैथोलॉजी ऑफ द चेस्ट विल लीड टू टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर एक्सेप्ट COPD। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं किस चीज़ के ऊपर, रेस्पिरेटरी फेलियर के ऊपर। रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो 2 टाइप का है, एक है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर और दूसरा है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर को अगर आप देखें तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो नॉर्मल होगा। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हम इसको आर्टेरियल ब्लड केसेस के ऊपर इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़्यादा होगा। ऑल रेस्पिरेटरी डिजीज़ एक्सेप्ट COPD जो क्या है वो रेस्पिरेटरी फेलियर को काज करती है। तो COPD के अलावा रेस्पिरेटरी डिजीज़ कोई भी आपके जहन में आ रहा हो तो इट विल लीड टू टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। वो क्या हो सकती है, एस्थमा, निमोथोरेक्स, निमोनिया, प्लूरल एफ्यूजन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, ब्रोंकाइटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये वो तमाम पैथोलॉजीज़ है जो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर काज करती है। अब चेस्ट के ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ एक COPD है जो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर काज करती है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में सारे के सारे सिर्फ ये COPD करते हैं, नहीं, इसके अलावा हमारी बॉडी में और भी बहुत ऐसी पैथोलॉजीज़ है जो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर काज कर सकती है, जैसे
ब्रेन के अंदर क्या होता है, रिस्पायरेटरी सेंटर की डिप्रेशन हो जाए, जैसे डायफ्राम पैरालिसिस हो, जैसे मिस्टीनिया ग्रेविस में होता है, या पेरेनिक नर्व पाल्सी सिंड्रोम के अंदर, या केपोसिस और लॉर्डोसिस के अंदर ये चीज़ें क्या करती है, ये भी टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर काज कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है एक्यूट सीवियर अस्थमा के अंदर ये एपीजीज है। अब ये एमसीक्यूज़ का बड़ा ही मेजर पॉइंट है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द अस्थमा इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट सीवियर अस्थमा इज़ आर्टेरियल ब्लड गैस एपीजी। ठीक है। अब क्रॉनिक स्टेबल अस्थमा को अगर कहिए क्रॉनिक एस्थमा, अब ये डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में आप लिखो है कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द एक्यूट सीवियर एस्थमा, एक्यूट का लफ्ज़ लिखा होगा दिन ए बी चीज़, अगर लिखा होगा कि क्रॉनिक स्टेबल एस्थमा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द क्रॉनिक स्टेबल एस्थमा, फिर आपका आंसर होगा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या पीएफटी। अब ये जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड एंड फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, इसका रेशो हमें मिल जाएगा लेस देन 80%। ठीक है। अब हमने पहले इसको पढ़ा है, ये हमें किस चीज़ में डिफरेंशिएट बताती है, ये हमें ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ के अंदर डिफरेंशिएट बताता है। जब भी इसकी वैल्यू लेस देन 80% है, इट मीन्स कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। अब ये एस्थमा हो सकता है या सीओपीडी हो सकता है। अगर मोर देन 80% आ जाए तो इट्स मीन्स कि ये क्या है, ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। अब लेस देन 80% तो आया, हमें पता चला कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, लेकिन अब हम इसको किस तरह डिफरेंशिएट करें कि ये एस्थमा है या सीओपीडी है। सबसे पहले तो हमने ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया और उस पर हमें पता चला कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। अब ये एस्थमा और सीओपीडी को डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे, तो हम सबसे पहले पेशेंट को क्या देंगे, सल्बुटामोल नेबुलाइजेशन देंगे कितने टाइम के लिए, 15 मिनट्स के लिए, और फिर दोबारा हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को रिपीट करेंगे। जैसे हम इसको रिपीट करेंगे तो फिर रिवर्सिबिलिटी देखेंगे अगर मोर देन 15% ये इसके साइन सिम्टम्स रिवर्स हो गए हैं तो दिस इज़ ब्रोंकियल एस्थमा, और अगर नहीं हुए हैं तो हम फिर इसको कहते हैं कि दिस इज़ सीओपीडी। और जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड के अंदर 12 लिखी हुई है, ठीक है ना, आप इसमें कंफ्यूज ना होंगे। उसमें कि अगर 12% भी रिकवर हो जाए तो हम इसको एस्थमा कंसिडर कर सकते हैं, और जब भी लेस देन 15% या कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि ये द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्राम सीओपीडी। अब आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा हम पढ़ेंगे अब इंशाल्लाह। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा। मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा हम इस तरह करते हैं कि हम सबसे पहले इसकी सेवेरिटी को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने से पहले हम एस्थमा को 2 ही ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है इंटरमीडिएट एस्थमा और दूसरे को कहते हैं परसिस्टेंट एस्थमा। फिर ये परसिस्टेंट एस्थमा 3 ग्रुप में डिवाइड होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है। पैरामीटर्स के फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इस तरह है कि अगर किसी पेशेंट को हफ्ते में 2 बार से कम सिम्टम्स आए तो इसको हम इंटरमीडिएट एस्थमा कहते हैं। अगर किसी पेशेंट को हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा आए तो इसको हम माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा कहेंगे। अगर डेली किसी बंदे को साइन सिम्टम्स आए मगर सारे दिन में सिर्फ एक दफ़ा आए, इसको फिर हम कहते हैं मॉडरेट परसिस्टेंट एस्थमा। अगर सारा दिन उसका सांस ख़राब है, सारा दिन उसको कपिंग आ रही है, सारा दिन उसको वीज़ आ रही है, सारा दिन उसको स्पूटम आ रही है, तो फिर हम इसको कहते हैं ये सीवियर एस्थमा, सीवियर परसिस्टेंट एस्थमा फिर इसको कहेंगे। फिर जनाब आते हैं नाइट टाइम सिम्टम्स। अगर लेस देन 2 टाइम पर मंथ हो जाए तो हम इंटरमीडिएट करेंगे। अगर 3 to 4 टाइम पर मंथ तो ये माइल्ड होगा। मोर देन 1 टाइम अगर होगा तो इन वीक तो ये मॉडरेट होगा, और अगर डेली होगा तो सीवियर होगा। इंटरफेरेंस विद एक्टिविटी, अगर कोई इंटरव्यू नहीं की तो इंटरमीडिएट होगा, और अगर माइनर होगा, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन में ये हम कार्डियोलॉजी में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्लास 1 डिस्निया है, डिस्नी ऑन एक्सर्शन, जब भी कोई काम करता है तो इसकी सांस ख़राब होती है, इसको हम माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा कहेंगे। जब भी कोई क्लाइंब करता है, सीढ़ियों पर चढ़ता है, फिर उसकी सांस ख़राब होती है तो फिर हम इसको परसिस्टेंट मॉडरेट
अस्थमा कहेंगे। और जब वो कोई माइनर एक्टिविटी करता है या रेस्ट पर उसकी जो सांस ख़राब होती है, डिस्निया होता है, इसको हम सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा कहेंगे। अब पीएफटी के ऊपर क्या होगा, इसका जो रेशो होगा मोर देन 80% इंटरमीडिएट में होगा, मोर देन 80% माइल में होगा, 60 और 80 के बीच में मॉडरेट में होगा, और लेस देन 60 जो है ये हमें सीवियर परसिस्टेंट इस्तेमाल मिलेगा। यूज़ ऑफ ब्रोंकोडायलेटर लेस देन 2 टाइम इन वीक, मोर देन 2 टाइम इन वीक, और डेली अगर वो इस्तेमाल करता है तो ये है, और मल्टीपल टाइम अ डे, तो इससे देखिए। अब ये एक लंबी कहानी है जो मैंने आपको बता दी। अब ये इसको कोई याद नहीं कर सकता, और अगर आप याद कर लेते हो तो दोबारा भूल जाता है। अब याद करने वाली चीज़ यहाँ पर कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो आपको याद करनी है वो क्या है? वो ये चीज़ें है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। अब अगर कोई सिर्फ आप ये याद कर ले तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है, ये माइल्ड है, मॉडरेट है, या सीवियर अस्थमा है। अब दोबारा मैं इसको आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ कि अगर किसी पेशेंट का हफ्ते में 2 टाइम से कम साइन सिम्टम्स आ जाए तो इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट अस्थमा। अगर किसी पेशेंट में हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा साइन सिम्टम्स आए, इसको हम कहते हैं माइल्ड। अगर किसी को डेली साइन सिम्टम आए मगर दिन में सिर्फ एक दफ़ा, या सुबह या शाम या दोपहर को, लेकिन एक वक्त आए, उसको हम कंसिडर करेंगे मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा। अगर सारा दिन किसी का सांस ख़राब है, कफ चल रही है, स्पूटम हो रही है, वीजिंग हो रही है, तो हम इसको कहेंगे परसिस्टेंट सीवियर अस्थमा। अब इसी की बुनियाद पर हम क्या करेंगे, आगे इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। इंटरमीडिएट की अपनी ट्रीटमेंट होगी, माइल्ड की अपनी, मॉडरेट की अपनी, और सीवियर की अपनी। अब सिर्फ याद करने के लिए जो चीज़ है वो यही पैरामीटर है जो आपको याद करना है। अब अस्थमा के लिए न्यूयॉर्क वालों ने अपनी गाइडलाइन बनाई थी, थाईलैंड वालों ने अपनी बनाई थी, और ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपनी, और ब्रिटिश वालों ने अपनी। तो सारे अभी इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने वो कहा कि चलो एक ही चीज़ के लिए बनाते हैं। उसने नाम दिया जीना गाइडलाइन। जीना गाइडलाइन के द ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ अस्थमा कंट्रोल। तो जीना गाइडलाइन के अंदर जो है, आप ये बात हमेशा याद रखें कि वही एक बेस्ट डॉक्टर होता है, बेस्ट क्लिनिशियन होता है, बेस्ट फिजिशियन होता है जो गाइडलाइन को फॉलो करता है, ठीक है। तो आप हम इधर जो थोड़ी थोड़ी गाइडलाइन पढ़ेंगे, आपने उसको ज़रूर याद रखना होगा। तो जीना गाइडलाइन क्या है, ये 5 स्टेप पर मुश्तमिल है। इसके अंदर जो हमने पहले कहा था कि इंटरमीडिएट अस्थमा, इंटरमीडिएट अस्थमा वो अस्थमा है जिसमें लेस देन 2 टाइम पर वीक क्या आए, साइन सिम्टम्स आए, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट अस्थमा। माइल्ड कैसे कहते हैं, जब भी मोर देन 2 टाइम पर वीक आ जाए उसको हम कहते हैं माइल्ड अस्थमा। मॉडरेट कैसे कहते हैं कि इसको डेली आ जाए मगर ओनली दिन में एक दफ़ा, और सीवियर उसको कहते हैं जिसको होल डे इसको साइन सिम्टम्स चल रही है, उसको कहते हैं सीवियर अस्थमा। अब चीज़ें आसान हो गई। अब इंटरमीडिएट के लिए जो ट्रीटमेंट है, स्टेप 1 हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे। शॉर्ट बीटा 2 एगोनिस्ट क्या है, जैसे सल्बुटामोल, 2 पफ आर नीडेड। इसको वेंटोलिन जो है इसका मार्केट नेम है सल्बुटामोल। जब भी इसको सांस ख़राब होगी, जब भी इसको साइन सिम्टम्स आएंगे तो ये 2 पफ करेगा, और लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करेगा, जैसे डेक्लामिथासोन। डेक्लामिथासोन का लो डोज इस्तेमाल करेगा जो 200 से स्टार्ट होता है, 400 पर ख़त्म होता है, और 2 पफ इस्तेमाल करेगा जब भी इसको ज़रूरत होगी। और ये डेक्लामिथासोन जो है ये मार्केट में बिक्सोन फोर्ट के नाम से मौजूद है। अब माइल्ड किसे कहते हैं, माइल्ड उसे कहते हैं कि मोर देन 2 टाइम वीक में क्या होगा, इसके साइन सिम्टम्स आएंगे। अब इसके लिए जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में ये क्या काम करेगा, ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट तो इस्तेमाल करेगा जैसे जब इसको ज़रूरत होगी, और लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करेगा ये के बीड डोज में। इसका जो अल्टरनेट है वो है लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट, जो पहले हमने कहा था मल्टील्यूकास 10 मिलीग्राम डेली रात को 1 गोली इस्तेमाल करेगा, और जैसे ये बाज़ार में मोंटी के नाम से मौजूद है।
मोंटी का इसका बड़ा मशहूर मोंटी का मोंटीगेट ये मार्केट नेम है इसकी। अब मॉडरेट किसे कहते हैं? मॉडरेट इसे कहते हैं कि रोज़ाना इसको साइन सिम्टम्स आए मगर दिन में सिर्फ एक बार आ जाए। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट स्टेप 3 ट्रीटमेंट इसके लिए है, इसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के टॉप ऑफ इस्तेमाल करेंगे, साथ में लो इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं और साथ में लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हम दे सकते हैं जैसे सल्मेट्रॉल, ठीक है, जो मार्केट में सेरिवेंटोसेरेटाइड के नाम से मौजूद है। अब सीवियर वो है जिसका होल डे सारा दिन उसका सांस ख़राब है, सारा दिन उसकी कफ चल रही है, सारा दिन उसका वीज़ है, सारा दिन उसकी स्पूटम्स आ रही है, सारा दिन उसको एलर्जी होती है, ठीक है। अब ये होल डे हो रहा है तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है सबसे पहले हम स्टेप 4 यूज़ करेंगे। अगर स्टेप 4 से इम्प्रूवमेंट ना हो जाए फिर हम सीधा आएंगे स्टेप 5 के ऊपर। तो स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 ये है कि हम सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे, उसके साथ हम हाई डोज ऑफ इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे। जैसे इधर हमने कहा कि हम क्या करेंगे, लो डोज ऑफ इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड स्टेप 1 में देंगे और हाई डोज जो है वो किधर देंगे, वो स्टेप 4 में देंगे। साथ में हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे और इसके साथ क्या देंगे, थियोपाइलिन देंगे। ये थियोपाइलिन क्या है? ये लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, 200 मिलीग्राम पर ओरली डेली हम देंगे। अगर स्टेप 4 से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो हम फिर क्या करेंगे, स्टेप 5 पर जाएंगे। स्टेप 5 में क्या हो गया, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे और साथ में किंग ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी है जिस पर पाकिस्तान में तकरीबन 90% प्रैक्टिस पर जारी है, वो क्या है, ओरल प्रेडनिसोलोन। ओरल प्रेडनिसोलोन 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे 2 हफ्तों के लिए देंगे। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 है। अब क्या करेंगे, हम सबसे जो है वो क्या है, लो डोज से शुरू करेंगे, फिर स्टेप 2 पर जाएंगे, फिर स्टेप 3 पर जाएंगे, फिर स्टेप 4 पर और फिर स्टेप 5 पर। और जैसे ही पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आएगी फिर हम फॉर एग्जांपल स्टेप 5 इस्तेमाल किया था तो हम स्टेप 4 पर आएंगे, स्टेप 4 के बाद 3 पर और स्टेप 2 के बाद 1 पर। हमारा जो एम हमारी जीना गाइडलाइन का यही है कि हम सारे पेशेंट्स को किधर पर लाएंगे, हम सारे पेशेंट को स्टेप 1 के ऊपर लेके आएंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? जीना गाइडलाइन हमें क्या बताइए, हम ये बताती है कि हमने स्टेप अप ट्रीटमेंट करना है और स्टेप डाउन ट्रीटमेंट करना है। स्टेप अप ट्रीटमेंट की मतलब ये पहले मैंने समझाया कि अगर स्टेप 1 से ठीक नहीं हो रहा तो हमने स्टेप 2 के ऊपर जाना है, स्टेप 2 के से ऊपर ठीक नहीं हो रहा तो स्टेप 3 के ऊपर जाना है। अगर स्टेप 3 से ठीक हो गया तो फिर हम स्टेप 2 पर आएंगे, स्टेप 2 पर ठीक हो गया तो फिर हम स्टेप 1 पर आएंगे। ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रीटमेंट है। मरीज़ के लिए जो चीज़ सूटेबल होगी आप वही करेंगे और सारे पेशेंट को आप स्टेप 1 के ऊपर लेके आएंगे। आप मरीज़ को 2 हफ्तों के लिए एक स्टेप पर डालेंगे, फिर उसको चेक करेंगे। अगर पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा तो आप इसको स्टेप अप करेंगे, अगर पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है तो फिर आप इसको स्टेप डाउन नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? आप उस पेशेंट को 3 महीने उसी स्टेप पर चलने देंगे। 3 महीनों के बाद फिर आप क्या करेंगे, स्टेप डाउन करते हैं। एक है एक्यूट सीवियर एस्थमा, ये जो सारा ऊपर हमने मैनेजमेंट पढ़ा तो ये ओपीडी का मैनेजमेंट था। अब कोई पेशेंट आपके साथ ना इमरजेंसी में आया है तो इमरजेंसी पेशेंट के कहते हैं, इस तो स्टेटस एस्थमेटिक्स भी कहते हैं, एक्यूट सीवियर एस्थमा के। तो इसमें आपको 2 कंडीशन के साथ पेशेंट आएगा, या एक सीवियर अटैक के साथ आएगा या लाइफ थ्रेटनिंग अटैक के साथ आएगा। सीवियर अटैक में क्या होगा, द पेशेंट विज अनएबल टू कंप्लीट अ सेंटेंस। पेशेंट इतना सीवियर टेस्टिंग होगा, इतना सीवियर कफ उसको होगा कि वो कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकेगा और उसका रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 25 पर मिनट होगा और मोर देन 110 BPM होगा, मतलब ये कि टिकेपनी और टेकिकार्डिया दोनों होंगे। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट लेस देन 50% होगा, ठीक है। अगर पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग अटैक के साथ आए तो ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियस होगा, कन्फ्यूजन होगा, कोमा होगा, साइनेसिस होगा, पेबल पल्स होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा और रेस्पिरेटरी सस्टेशन होगा और उसका जो चेस्ट होगा वो साइलेंट होगा और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट लेस देन 33 होगा। लाइफ थ्रेटनिंग अटैक के अंदर लेस देन 33 है और सीवियर अटैक के अंदर
यहाँ लेस देन 50 होगा और पेशेंट क्या होगा, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में होगा। एपीजीज पर अगर हम देखें तो पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन कम मिलेगा और पार्शियल प्रेशर आप कार्बन डाइऑक्साइड वो नॉर्मल मिलेगा। अब इसका एक्यूट सीवियर अस्थमा का मैनेजमेंट कैसा है। अब अगर आपसे किसी भी डिजीज़ के अंदर मैनेजमेंट पूछ जाए तो आपने ABC को कभी भी नहीं बोलना है, रेसिटेशन आपने नहीं बोलना। कोई एग्जामिनर आपसे पूछे तो आपने रेसिटेशन को नहीं बोलना। आप मेरी ये बात याद रख लेगा, जो हमने अपने सीनियर से सीखी है कि NRE के स्टूडेंट से हम अक्सर ये बात पूछते हैं कि अब हम इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो उसका जवाब होता है सर सर्जरी करेंगे। तो मैं कहता हूँ, तो हमारा टीचर था वो, तो आगे से मैं कहता हूँ कि सर्जरी तुसी करनी है। तो बात यह है कि आपने अपने लेवल को कभी नहीं बोलना है, तो रेसिटेशन को आपने कभी नहीं बोलना। अब रेसिटेशन के बाद क्या करेंगे, 100% ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को। नेबुलाइजेशन विद ऑक्सीजन को देंगे, इसको हम ऑक्सीनेप कहते हैं। नेबुलाइजेशन में हम क्या डालेंगे, हम सल्बुटामोल डालेंगे 5 मिलीग्राम और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड डालेंगे 0.5 और इसको कंटिन्यूस करेंगे। और इसको बाद की फिर क्या देंगे, फोर स्टेप में इसको IV स्टेरॉइड देंगे, जैसे हाइड्रोकार्टिसोन 100 से 250 मिलीग्राम IV स्टेरॉइड देंगे और 6 to 8 आवर टू वीक। यानी इसका मतलब ये है कि हाइड्रोकार्टिसोन उस टाइम पर काम नहीं करेगा, 6 to 8 आवर्स बाद काम करेगा। फिर पोर्टेबल, अब आपको पता है ना कि पोर्टेबल एक्सरे मौजूद हैं, तो पोर्टेबल एक्सरे बेड के ऊपर ही पेशेंट का क्या करेंगे, एक्सरे लेंगे। किस चीज़ को लोड कर लेंगे, किसके पेशेंट को निमोनिया तो नहीं है या निमोथोरिक्स तो नहीं है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर ये चीज़ें प्रेजेंट हो रही है तो हम क्या देंगे, IV एंटीबायोटिक देंगे और एस्पायरेशन करेंगे निमोथोरिक्स का। अगर पेशेंट क्या होगा, अगर पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, अगर पेशेंट हमारे साथ एक्यूट सीवियर अस्थमा के साथ आया है और आपने 100% ऑक्सीजन दे दिया, नेबुलाइजेशन दी, IV स्टेरॉइड दी और पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने ऑक्सीजन इनहेलेशन को कम करनी है। अब पहले हमने 100% दी थी, अब हम 40% देंगे। साथ में है क्या, सल्बुटामोल और जो नेबुलाइजेशन है उसको 4 आवर्ली देंगे, हर 4 घंटे बाद उसको देंगे और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हर 6 घंटे बाद देंगे। पेशेंट को ICU से इमरजेंसी से किधर भेजेंगे, वार्ड में शिफ्ट करेंगे। 48 to 72 आवर पेशेंट को उधर रखेंगे और स्टेप 4 के ऊपर जीना गाइडलाइन का जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 पर पेशेंट को क्या करेंगे, हम डिस्चार्ज करेंगे। अब हमने कोई पेशेंट हमारे साथ इमरजेंसी में आया है, उसको हमने 100% ऑक्सीजन दी, सल्बुटामोल, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, IV स्टेरॉइड दी, लेकिन पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो फिर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो यहाँ हमारे साथ क्या है, ब्रोंकोडायलेटर है और वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। हम 2 मिलीग्राम IV देंगे, स्लो 15 से 20 मिनट के अंदर देंगे और उसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। और हाई डोज हमारे साथ 4 मिलीग्राम है और ये हम प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, एक्लेम्शिया में। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। फिर क्या करेंगे, 100% क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे और हाइड्रोकार्टिसोन जो हमने दिया है हम दोबारा उसको रिपीट करेंगे। अब फिर भी अगर ये फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम अमाइनोफाइलिन देंगे, अमाइनोफाइलिन या एड्रेनालिन देंगे। एड्रेनालिन जो क्या देंगे तो वो 5 मिलीग्राम पर kg के वेट से देंगे और 20 मिनट में हम देंगे, या हम 5 मिलीग्राम पर kg पर आवर से कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में दे सकते हैं। अगर फेल हो जाए, फिर ये भी फेल हो जाए तो फिर हम क्या वेंटिलेशन पर डालेंगे। सबसे पहले पेशेंट को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पर डालेंगे और उसके बाद इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पर डालें। तो ये था हमारा कंप्लीट अस्थमा के बारे में हमने हर चीज़ पढ़ी। इंशाल्लाह इसके बारे में आप इसको कम्प्लीटली याद कर लें इसके बारे में। फिर इंशाल्लाह कोई सवाल नहीं होगा इसके बाद, इंशाल्लाह हम फिर COPD